तो स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी के आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल FMSC ग्रुप डिस्कशन में। दोस्तों आज ये BPSC शिक्षक भर्ती का जो है वह 9वां क्लास हो जाएगा और 9वां क्लास इससे पहले 8 क्लास लोड हो चुका है। अगर आपने वो सारा वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है शिक्षक भर्ती 2023-24 करके शिक्षक भर्ती का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ से जाके सारा वीडियो जो है उसको देख सकते हैं। और आप लोग यह बताते चले कि हम लोगों के द्वारा जो भी क्वेश्चन अगर बोलने में बाय मिस्टेक कुछ गलती हो जाती है तो उसका सही जवाब जो है उसका कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाता है। आप वहाँ से जाके देख के जो है उसको कन्फर्मेशन कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि यह क्वेश्चन गलत है तो पहले कमेंट बॉक्स एक बार चेक कर लीजिए, उसमें दिया हुआ रहता है। अगर उसके बाद अगर लगता है तो वो कमेंट किया कीजिएगा। वैसे कमेंट बहुत सारा आता रहता है, सबका जवाब देना संभव नहीं हो पाता है, लेकिन हमारी टीम जो है वह कुछ हद तक जो है जहाँ तक हो सकती है उसका जवाब देना उचित समझती है। और जो लोग फालतू का यह कमेंट किया करते हैं कि ये ऐसा है वैसा नहीं है, तुम सभी को बताते चले कि यहाँ जो भी सिलसिलेवार ढंग से चलाया जाता है उसको बेसिक रूल से आप अगर फॉलो कीजिएगा तो आपका भी स्कोर बूटअप करने की ओर अग्रसित होने वाला है। तो आपको यह बताते चले कि आज जो है आज़ाद हिंद फौज बेबल योजना के तहत जो भी आज आज़ादी की रुख की तरफ जो हम बढ़ते रहने वाले हैं। और महेश बनवाल का जो है आज लुसेंट तो से ख़त्म हो चुका है। आज महेश बनवाल का जो कि NCERT सार संग्रह स्पेशल है वह आज जो है आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में यह पूरा खत्म होने वाला है। और होमवर्क की बात करते हैं तो होमवर्क के लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिया है पिन बॉक्स में, आप वहां से आके व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएगा। उसका डेली होमवर्क दिया जाता है और उसी के माध्यम से जो यहाँ यूज कराया जाता है। बहुत ही अच्छा प्यार और सपोर्ट आप लोग को मिल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो सभी लोग इस वीडियो में पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल कॉल पर सेट कर लीजिएगा, ताकि जो डेली क्लास जो है आपको इसी टाइम में मिलने वाला है और अच्छा से लगेगा। तो जैसा होमवर्क में दिया गया था उसी हिसाब से स्टार्ट करते हैं और वीडियो कैसा लगता है लास्ट में अपना प्यार जरूर दिखाएगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से। तो कुछ आज टेस्ट हुआ था उसमें कुछ क्वेश्चन आया गया था, उसको हम पूछ लेते हैं पहले। उसके बाद जो है जो कि होमवर्क दिया गया था उसके माध्यम से स्टार्ट करेंगे। वैसे आज संडे है तो थोड़ा बैकअप भी लिया जाएगा, संडे को एक स्पेशल रिवीजन भी जो है आपको रिवीजन के माध्यम से भी देखने को मिलेगा। तो बताइएगा आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत जो है कितने यूनिट बिजली जो है मुफ्त मिलने वाली है? 300 यूनिट बिजली जो है वो जो है मुफ्त मिलने वाली है। और इस योजना की शुभारंभ कब किया गया था? 2024 में 22 जनवरी 2024 को स्टार्ट किया गया था। करने वाले कौन थे? नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। ठीक है, आगे बताएगा लोकसभा चुनाव के लिए किस राज्य को पंजाब राज्य ने स्टेट आइकन बनाया है? शुभमन गिल को। और शुभमन गिल को जो है आपको जो है भारतीय क्रिकेट में प्रिंस यानी राजकुमार के नाम से जो है जाना जाता है। आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि PM मोदी ने अयोध्या में पुनर्विकसित अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन और महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का उद्व्यवहार यह कब किया है? यह 2023 में 27 दिसंबर को किया है। देखिए इस क्वेश्चन से आपको 3 क्वेश्चन बनने वाला है और तीनों क्वेश्चन क्या क्या बनने वाला है वो आपको हम बता रहे हैं। पहला क्वेश्चन सुन लीजिएगा कि अयोध्या धाम का जो है अयोध्या जंक्शन का नया नाम क्या हो गया है? अयोध्या धाम हो गया, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपको ये बनने वाला है कि महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यह कहाँ खुला है? तो ये कहाँ खुला है? आपको अयोध्या में खुला है। और इसका उद्घाटन कब किया गया? 27 दिसंबर 2023 को ही इसको जो है इसका उद्घाटन कर दिया गया। मतलब ये 3 क्वेश्चन एक क्वेश्चन से बनने वाला है। आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2023 का खिताब कौन जीता है? तो ये हो जाएंगे डी गुकेश। और डी गुकेश का पूरा नाम हो जाएगा डोम्बा राजू गुकेश हो जाएगा, इसका पूरा नाम हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा वर्ष 2023 का जो है 33वां व्यास सम्मान यह किसको मिला है? तो ये पुष्पा भारती को मिला है। और पुष्पा भारती के उपन्यास के लिए मिला है और इसका नाम क्या था? यादें यादें और तेरी यादें के लिए दिया गया, पुष्पा भारती को दिया। और कैमे क्रम का दिया गया तो वो 33वें क्रम का दिया है, 3 क्रम का इनको दिया गया है और 2023 में दिया गया है। आगे है कि हाल ही में देश के लोकपाल पद पर किसे नियुक्त किया गया है? अजय मानिक राव। अजय मानिक राव का जो देश के नए लोकपाल जो है नियुक्त किया गया, इनका पूरा नाम हो जाएगा अजय मानिक राव खानविलकर हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि साइमन हैरिस किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये आयरलैंड के बने हैं। साइमन हैरिस जो है वो आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। और युवा में समलैंगिक लगा देगा तो बने हैं कहाँ के? फ्रांस के, जिनका नाम हो जाएगा ग्रेवियन अटल हो जाएगा, जो कि फ्रांस के युवा राष्ट्रपति बने हैं, प्रधानमंत्री बने हैं, सबसे युवा है, जिनका नाम क्या हो जाएगा? ग्रेवियन अटल हो जाएगा। आगे बताइएगा कि चर्चित उत्सव नाद हब्बा हाल ही में किस राज्य में मनाया गया है? तो ये कर्नाटक में मनाया है। और कर्नाटक के जो 22वें क्रम के मुख्यमंत्री बन गए हैं सिद्धारमैया बने हैं, जो कि कर्नाटक के ही बने हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि अगला क्वेश्चन है जो इसमें तो ऑप्शन बेस्ट दिए हुए हैं। आगे बताइएगा कि इलायची की पहाड़ी को किस और अन्य नाम जाना जाता है? नीलगिरी की पहाड़ी। नीलगिरी की पहाड़ी ये कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में ही पड़ता है, इसलिए इसको इलायची की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। आगे बताइए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस
किस मिट्टी जो कौन सी मिट्टी जो सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी हो जाएगी, तो ये जलोढ़ मिट्टी जो है सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी जो है वो हो जाएगी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, ये उत्तराखंड में स्थित है। आगे बताइए, अगला क्वेश्चन इसमें दिए हुए है कि दूध जो है इसमें से दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है, विटामिन सी जो है इसमें नहीं पाया जाता है। अच्छा क्वेश्चन इसमें दिए हुए है। अगला बताइएगा कि निम्नलिखित में से किसकी श्यानता सबसे अधिक होती है, तो शहद की जो है शहद की श्यानता में सबसे ज़्यादा गाढ़ा जो होता है वो श्यानता ही हो जाएगा। हाँ, कार्बोहाइड्रेट अधिक पाया जाता है उसमें। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि रेड डाटा बुक जो है ये किसके द्वारा प्रकाशन किया जाता है, ये IUCN के द्वारा जो है ये रेड डाटा जो कि है जो विलुप्त जानवर है उनके द्वारा यह जो है इसको स्टार्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि त्रिरत्न जो है यह किस धर्म किससे संबंधित है, ये त्रिरत्न जो है जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है ना। त्रिपिटक जो है ना वो बौद्ध धर्म से संबंधित हो जाएगा। आगे बताइएगा किस राष्ट्रीय नेता ने पाकिस्तान के प्रश्न पर मुस्लिम लीग का समर्थन करते हुए जो है 1942 में कांग्रेस के पद से इस्तीफा दे दिया था, ये राजगोपालाचारी दिए थे, 1942 में दिए थी। सारा क्वेश्चन आपको कराया हुआ है। आगे इसमें देखिए क्वेश्चन दिए हुए हैं कि निम्नलिखित में से कौन अलीपुर बम षड्यंत्र किस में शामिल था। ऑप्शन हो जाएगा SN बनर्जी, बिपिन चंद्रपाल, अरविंद घोष, एक से अधिक और इनमें से कोई नहीं। ये अरविंद घोष हो जाएंगे जो कि अलीपुर षड्यंत्र किस में शामिल थे और इन्हीं को क्या कर दिया गया था, रिहा कर दिया गया था, ठीक है ना। इन्हीं को रिहा किया गया था और ये जाके औरबिले आश्रम की स्थापना किए थे, यही बताए थे जी। नरेंद्र गोसाई उसमें सरकारी गवाह बने थे। ये सारा क्वेश्चन देखिए कराया हुआ है और इस सेट में आज क्वेश्चन पूछे हुए हैं। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि अरुणा आसफ अली जो है को कहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है, तो ये 1900 वो मैडम भीखा जी कामा थी। और अरुणा आसफ अली जो थे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है महाराष्ट्र में वर्धा में जो है वो झंडा फहराई थी 1942 में। आपको बताए थे कि झंडा 2 व्यक्ति फहराई थी, 1907 में मैडम भीखा जी कामा और 1942 में अरुणा आसफ अली। और 1942 में क्वेश्चन इसमें ऑप्शन में दिए हुए आंदोलन की बात किए हुए हैं, तो 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था, और भारत छोड़ो आंदोलन, और इसमें वही आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ये क्वेश्चन यहाँ कराया हुआ है। आगे है कि जॉर्ज पंचम के भारत आगमन के समय वायसराय कौन था। जॉर्ज पंचम कब आए थे, 1911 में आए थे ना, 11 में आए थे, जिसके लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। और उस समय कौन थे, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। देखिए इसमें सारा चीज़ यहाँ कराया गया है, वो सारा चीज़ यहाँ ऑप्शन हो बेस्ट छपा हुआ है। आगे इसमें दिए हुए है कि मंगल पांडे को फांसी कब दिया गया था, तो ये 10 अप्रैल 1857, यानी दो अंग्रेज अधिकारी को गोली मार दिए थे, इसलिए उनको जो आगे चल के जो है फांसी दे दिया गया था। आगे है कि बहावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र कौन बना था, पटना जो है बहावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र बना था। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में किस आंदोलन के समय जो है गुठिया प्रथा चालू हुई थी, तो ये असहयोग आंदोलन के दौरान जो है, और असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था, 1 अगस्त 1920 में, 1 अगस्त 1920 को जो है असहयोग आंदोलन यह जो है स्टार्ट हुआ था। आगे है कि रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने के आंदोलन को सुझाव किया था, तो ये स्वामी श्रद्धानंद। और ये महेश बनवाल का पूछा हुआ क्वेश्चन है जो कि हम सब पूछे थे कि लगान न देने की बात कौन किए थे, ये स्वामी श्रद्धानंद जो है लगान न देने की बात असहयोग आंदोलन के बारे में यही कहे थे। आगे है कि होम रूलिंग, अगला क्वेश्चन है कि होम रूलिंग आंदोलन के नेताओं ने अपने शब्द होम रूल को किस देश से लाया था, आयरलैंड से। आपको बताया था कि एनी बेसेंट उस होम रूलिंग को आंदोलन लेके आई थी, और ये कहाँ से लेके आई थी, आयरलैंड से लेके आई थी। सारा क्वेश्चन कराया हुआ है। और आयरलैंड की राजधानी कहाँ है, डबलिन जो है वो आयरलैंड की राजधानी हो जाएगी। आगे है कि यंग बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे, हेनरी बिनियल ब्रिडेजी हो जाएंगे। कहीं कहीं यंग बंगाल आंदोलन न देके युवा बंगाल आंदोलन भी दे देता है, ठीक है ना, ये भी समझिएगा, यंग न दे के युवा दे देता है, इसको भी समझिएगा। अगला है कि असहयोग आंदोलन के बाद गांधी जी की गिरफ्तारी की खबर पटना कब पहुंची थी, तो ये 11 मार्च 1922 को पहुंची थी, ठीक है ना। और असहयोग आंदोलन को कब वापस ले लिया गया था, 1922 में ले लिया गया था, यानी 5 फरवरी था, उसके बाद 5 फरवरी को यह असहयोग आंदोलन हुआ था, और उसको ठीक 6 दिन बाद जो है 11 फरवरी 1922 को जो ये चौरी हत्याकांड के कारण जिनको वापस ले लिया गया था। आपको यही बताए थे कि उसके बाद असहयोग आंदोलन के बाद गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था, और गिरफ्तार कर लिया था 6 साल के, लेकिन 2 साल जेल में रहे थे, और तबीयत उनका क्या हो गया था, खराब हो गया था। 22 में गए थे और 24 में जो है वो वापस आ गए थे, और 24 में आते ही क्या किए थे, और कांग्रेस का बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता की। सारा क्वेश्चन कराया हुआ है। अगर आपको कहानी समझ, देखिए इसमें डेट देके फंसाए हुए, अगर कहानी अगर याद रहता आपको, इसमें ऑप्शन से जाके खेल सकते थे। आगे है कि शांतिपूर्ण प्रतिरोध का सिद्धांत जो कौन दिए थे, तो ये अरविंद घोष के द्वारा दिया गया था। आगे है कि भारत की थियोफिजिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे, एनी बेसेंट जो ये थियोफिजिकल सोसाइटी की स्थापना किए थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, तो संविधान से क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। आगे है
कि प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल होता है 1 वर्ष का होता है। हाँ सही में 1 वर्ष का होता है। और प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? 30 गो होते हैं। और 30 के 30 कहाँ से होते हैं? लोकसभा से होते हैं, ठीक है ना। और प्राक्कलन समिति की जो है स्थापना कब हुई थी? 1952 में हुई थी। 1952 में इसकी स्थापना हुई थी। और प्राक्कलन समिति में जो टोटल 30 सदस्य होते हैं और लोक लेखा में कितनी होती है? 22 गो होते हैं। 15 + 7, 15 गो लोकसभा से और 7 गो राज्यसभा से होते हैं, ठीक है ना। तो सारा क्वेश्चन तो आधा से आधा नहीं मिल रहा है। आगे बताइएगा, आप जो है स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि होमवर्क के माध्यम से कराया गया था, अभी जो आप सुन रहे होंगे, या आज मतलब संडे को WTN मतलब वीकली टेस्ट होता है, उसी में पूछा हुआ क्वेश्चन था। उसको हम सोचे कि अगर आप लोग के साथ शेयर कर दे तो आपको उससे कुछ बेहतर लगेगा और आपको ऐसा लगेगा कि जो क्लास यहाँ कराया जाता है उसमें ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से आपको नहीं देखने को मिल रहा होगा। अगर आपको कहानी याद है तो कितना भी ऑप्शन घुमा के देगा, आप कहानी के माध्यम से अगर आपको याद किए होंगे तो उसको घुमा के भी आप आंसर लगा सकते हैं। आप बताइएगा, आप स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आज कल क्रिप्स मिशन और भारत छोड़ो आंदोलन खत्म हो गया था। महेश बनवाल का जो है आपको सार संग्रह NCERT का, आप स्टार्ट कर रहे हैं आगे आज़ाद हिंद फौज बेबल योजना और शाही नौसेना विद्रोह। तो बताइएगा आज का किताब का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, जो आज़ाद हिंद फौज का गठन जो किस वर्ष किया गया था? 1942 में किया गया था। और इसकी स्थापना कौन किए थे? रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया था 1942 में। और इसके ठीक 1 साल के बाद कौन सा आंदोलन हुआ था? किसकी स्थापना हुई थी? आज़ाद हिंद सरकार की। और कब हुई थी? 1943 में पहले फौज की स्थापना हुई थी, उसके बाद 1 साल के बाद 1943 में आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना हुई थी, ठीक है ना। ड्रीम 11 लगा रहे हैं। आगे बताइएगा, जिंदगी बुर जाएगा ड्रीम 11 लगाते करोड़पति नहीं बन पाएगा, ठीक है ना। इसको पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, इससे मास्टर बन सकते हैं, लेकिन उससे कुछ नहीं होने वाला है। आगे बताइएगा कि आज़ाद हिंद फौज की विचार का सर्वप्रथम किसने सुझाया था? ये मोहन सिंह के द्वारा सुझाया था। आपको हम यही बताए थे जी, मोहन सिंह के मन में आया था जी सर, बहुत अच्छा जवाब। और सोहन सिंह भाखना जो थे वो कौन थे? वो गदर पार्टी का जो आंदोलन, गदर पार्टी की जो स्थापना किया गया था उसमें कैप्टन सोहन सिंह भाखना और आपको लाला हरदयाल, ये भी बताए थे 1913 में जो है आपको सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना करने गए थे, ठीक है ना। आगे बताइए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि 1943 में रास बिहारी बोस ने तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो है उसको कमान की संभाल कौन किए थे? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा संभाला गया था। बहुत अच्छा जवाब। आगे बताइएगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार सेना गठन कहाँ किया था? सिंगापुर में। और ये क्वेश्चन भी आपको जो है पूछे हुए है कि अस्थायी सरकार की गठन कहाँ किए थे? तो ये सिंगापुर में किया गया था। देखिए सारा क्वेश्चन आपको जो ना, हम बोले थे ना कि मतलब 40 नंबर में आपको NCERT यानी महेश वर्मा को अगर अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो हूबहू ऑप्शन बेस्ट क्वेश्चन जो आपको इसलिए छपने वाला रहता है। आगे बताइए कि अगला क्वेश्चन ये भी बताए हुए थे आपको कि सुभाष चंद्र बोस ने जो है 3 रेजिमेंट बनाए थे अपने आज़ाद हिंद सरकार में, जिसमें नेहरू ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड और एक कौन था? और एक आपको सुभाष ब्रिगेड। 3 गो ब्रिगेड था। और महिलाओं के लिए एक ब्रिगेड बनाए थे, झांसी की रानी ब्रिगेड, यानी झांसी ब्रिगेड जो एक महिलाओं के लिए बनाया गया था। आगे बताइएगा, किस देश के द्वारा जो सुभाष चंद्र बोस को अंडमान और निकोबार द्वीप दिया गया था? जापान के लिए दिया गया था। और एक और बात बताए थे कि आपको कामागाटा मारो जो घटना हुई थी वो किसकी जहाज थी? वो जापान की। वो कौन सा जहाज था? जापान का जहाज था। और जी, और भाड़ा पे कौन लिए थे? बाबा गुरुदत्त सिंह। देखिए सर जी, वो कलम का ही प्रहार है उनके ऊपर, जो न जानते हुए इतना कुछ बोलने का प्रयास अभी कर रहे हैं। आगे बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा जो कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान जो है द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना कौन बनाई थी? ये सुभाष चंद्र बोस ही बनाई थी। वहीं फ्री इंडियन लीजन सेना बनाई थी, कहाँ बनाई थी? ये सिंगापुर में ही बनाई थी। और वहीं से जो है आपको दिल्ली चलो का नारा दिए थे सुभाष चंद्र बोस, यानी वहाँ से जो सेना बनाए थे ना, वहीं से कूच करने के लिए दिल्ली के लिए बोले थे, मतलब वहीं नारा दिए थे सभी अपने सेना, जो उनके सेनानी हो जाएंगे उस समय, उन सभी को बोले थे यहाँ से दिल्ली के लिए कूच करो, यानी दिल्ली चलो का नारा ये सिंगापुर से ही दिया गया था। इसलिए सुभाष चंद्र बोस का प्रमुख नारा हो जाएगा दिल्ली चलो। और एक और नारा था, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये सब आज़ाद हिंद सरकार के बनाने के बाद ही हुआ था, जब उनको लग रहा था कि हमारी सेना सुस्ता रही है, उसके लिए वो मतलब उनको मोटिवेट करने के लिए बोले थे कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी देकर रहूंगा। और दिल्ली चलो का नारा भी इसी आंदोलन से संबंधित है, ठीक है ना। आगे बताइएगा, देखिए आगे वही चीज़ दिया ही हुआ है। आगे बताइएगा, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा देश नायक की उपाधि दिया गया था। और नेताजी की उपाधि क्यों दिए थे? हिटलर के द्वारा, एडोल्फ हिटलर के द्वारा। आपको बताए भी थे कि इनका 5-6 करोड़ को जब पास किए थे तो अंतिम में जाके जो है वो हिटलर से मिले थे, तो बोले थे आप नेताजी की तरह, इसलिए उनको उपाधि दिया गया था नेताजी का। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि महात्मा गांधी द्वारा सुभाष चंद्र बोस को जो है एक उपाधि दिया गया था, वो क्या नाम था? देशभक्त। हाँ, भक्तों में भक्त जो है उसको देशभक्त का, देशभक्त
राष्ट्रभक्त की उपाधि जो है कौन दिए थे? महात्मा गांधी। देखिए मतलब नेताजी उपाधि कौन दिए थे? हिटलर के द्वारा दिया गया था। और देश नायक की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर और देशभक्त कौन बोले थे? महात्मा गांधी के द्वारा बोला गया था। ठीक है, आगे बताइएगा कि 1945 में जो है 1945 में सरकार के प्रति निष्ठा न रखने के कारण जो है किसके ऊपर लाल किला का मुकदमा चलाया गया था? यही आज़ाद हिंद फौज के जितना भी सेनानी थे ना सभी के ऊपर जो है लाल किला का मुकदमा चलाया गया था। आपसे ये क्वेश्चन पूछ देगा कि लाल किला का मुकदमा जो है किसके ऊपर लगा था? आज़ाद हिंद फौज के ऊपर जो लाल किले का मुकदमा चलाया गया था। आगे बताइए अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो किस वायसराय के द्वारा आज़ाद हिंद फौज के सभी अभियुक्तों को क्षमा कर दिया गया था? लॉर्ड बेवल। हम बताए थे 1945 और 46 तक कौन थे? लॉर्ड बेवल ही थे। इसलिए उस समय क्या कहते थे जितने भी वायसराय थे क्या कहते जितने भी वो सेनानियों थे सबको क्या कहते थे? क्षमा कर दिया गया था। और उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड बेवल थे। ठीक है ना, आगे बताइएगा कि 1944 में CR फार्मूला जो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? सी राजगोपालाचारी। और CR फार्मूला ये जो थे ये इसके द्वारा ही लाए गए थे। ये मतलब जो आज़ाद हिंद सरकार बनी थी ना उसी के ऊपर CR फार्मूला ये प्रयोग कर रहे थे और ये लाने वाले कौन थे? सी राजगोपालाचारी हो जाएंगे। आगे बताया कि भारतीय राजनीति को गतिविधि से दूर रखने के लिए जो है बेवल योजना कब प्रस्तुत किया गया था? ये भी 1945 यानी 14 जून 1945 को जो है उसको उस राजनीति से दूर रखने के लिए जो है बेवल योजना लाया गया था। आगे बताइएगा बेवल योजना पर विचार करने के लिए आयोजित शिमला सम्मेलन जो हुआ था इसका प्रतिनिधित्व कांग्रेस की तरफ से कौन कर रहे थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। देखिए आपको ये बताया था कि मौलाना अबुल कलाम 1940 से लेकर 1946 तक रहे थे और ये आज़ाद हिंद सरकार की घटना कब हुई थी? 1945 में हुई थी ये। इसलिए 40 से लेकर 46 के बीच में जो भी होंगे तो कौन हो जाएंगे? बेवल ही, अबुल कलाम आज़ाद हो जाएंगे कांग्रेस के अध्यक्ष में। और ये 45 में जो है बेवल हो जाएंगे। और विंस्टन चर्चिल उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री हो जाएंगे 1939 से लेकर 1945 तक रहे थे। ठीक है ना, आगे बताइए अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि आज़ाद हिंद फौज के विरुद्ध मुकदमे में कांग्रेस द्वारा गठित आज़ाद हिंद फौज बचाव समिति का अध्यक्ष कौन थे? भूला भाई देसाई। इसको भी याद रखिएगा, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है कि भूला भाई देसाई जो है ये उस समय जो है आज़ाद हिंद फौज बचाव समिति के तरफ से जो थे ये भूला भाई देसाई साहब थे। आगे बताए थे आपको बताए थे कि 1946 में हुआ था नौसेना विद्रोह, बताए थे ना। और यह 1100 लगभग 1100 सैनिक जो है आपको भारतीय नौसेना की तरफ से जो है आपको लड़ने वाले थे 1100 सैनिक। और इसमें 3 गो झंडा जो है वो लेके चलते थे। और 3 गो झंडा में कौन कौन सा झंडा था? एगो कांग्रेस का झंडा था, एगो मुस्लिम लीग का झंडा था और एगो इसका अपना झंडा था, लीग का अपना झंडा था जो कि आपको लाल रंग का था। और इसी क्रांति को जो कौन सा क्रांति कहा गया था? लाल क्रांति। यानी ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि भारत में किस क्रांति को लाल क्रांति कहा गया? तो ये नौसेना विद्रोह। नौसेना विद्रोह को जो है लाल क्रांति की संज्ञा दी गई। और ये कब स्टार्ट हुआ था? 1946 में। और यह जो है 1946 में समापन किसके आग्रह पर किया गया था? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल और आपको मोहम्मद अली जिन्ना, इन दोनों के विशेष प्रयोग से मतलब सलाह से जो इनको मतलब नौसेना विद्रोह को समाप्त कर दिया गया था। और नौसैनिक यह बोल के समापन किए थे कि हम जो है भारत के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं, न कि ब्रिटेन के सामने। और यही बात बोल के मतलब यह आपसे यह क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि नौसेना विद्रोह में जो है नौसेना विद्रोह के समापन में किन लोगों ने प्रमुख भूमिका निभाई थी? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना। और उसमें कितना झंडा लेके चलते थे? 3 गो झंडा। एगो पहला था उसका अपना झंडा नौसैनिक का, दूसरा कांग्रेस का और तीसरा मुस्लिम लीग का। तो मुस्लिम लीग की तरफ से आए थे मोहम्मद अली जिन्ना और इधर कांग्रेस की तरफ से कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इन दोनों के विशेष आग्रह पर जो है नौसेना विद्रोह को रोक दिया गया। ठीक है ना, आगे बताइएगा। और इसमें जो है कितने नाविक ने हड़ताल किया था? 1100। और यह सभी जो है किस तलवार से थे? तो ये HSIM तलवार के नौसैनिक हो जाएंगे। अब आगे है कैबिनेट मिशन, संविधान सभा और अंतिम सरकार का गठन। आज 1946 को ही खत्म करने पर लगे हुए हैं। तो बताइएगा ब्रिटिश सरकार जो थी प्रधानमंत्री एटली वो उस समय देखिए 45 तक ये थे और 46 से आगे आपको एटली आ गए। ठीक है ना, क्लेमेंट एटली आ गए। उन्हें 39 से लेकर 45 तक कौन थे? लॉर्ड बेवल थे। विंस्टन चर्चिल थे। हाँ, लॉर्ड बेवल थे 45 में वाइसराय। और इधर कौन आ गया आपको? प्रधानमंत्री कौन थे? क्लेमेंट एटली बन गए। और क्लेमेंट एटली किस पार्टी के थे? तो ये हो जाएंगे लेबर पार्टी। ठीक है ना, ये कौन पार्टी से? लेबर पार्टी के थे। ठीक है ना, और इन्हीं के समय में जो है आपको कैबिनेट मिशन भारत के लिए छोड़ा गया था। कैबिनेट मिशन छोड़ा गया था भारत के लिए 1946 में। आपको बताया था 3 गो मिशन याद रखना है। पहला अगस्त प्रस्ताव, दूसरा क्रिप्स मिशन और तीसरा कैबिनेट मिशन। अगस्त प्रस्ताव कब आया था? 8 अगस्त 1940 को आया था। उसके बाद 42 में कौन आया था? क्रिप्स मिशन। और उसके बाद आया कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन कब आया? 1946 में आया। और कैबिनेट मिशन जिस समय आया था उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल थे। विंस्टन चर्चिल थे, क्लेमेंट एटली थे। ठीक है ना, हर बातों को ध्यान से सुना कीजिए सर जी, इसलिए कभी कभी फंस भी जाइएगा आप।
समझ रहे हैं ना। आगे बताइएगा कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 1946 में। डेट की बात करें तो 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन जो ये भारत आया था। और इसको लाने वाले कितने व्यक्ति थे? 3 को व्यक्ति थे। आपको पता था? काल से याद रखना है, के से क्रिप्स, ए से अलेक्जेंडर और एल से लॉरेंस। पता था ना? KAL, क्रिप्स, अलेक्जेंडर और लॉरेंस। और वही क्रिप्स हैं जो क्रिप्स प्रस्ताव भारत में लेकर आए थे, वही उनको फिर से दोबारा भेजा गया कैबिनेट मिशन में, उनको फिर से जो है अध्यक्ष बना के भेजा गया था। आगे बताइएगा कि कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता जो ये कौन कर रहे थे? तो ये लॉरेंस के द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता किया जा रहा था, ठीक है ना। आगे बताइएगा कि कैबिनेट मिशन जो जिस समय भारत आया था उस समय भारत के जो है अंग्रेज की तरफ क्या कहते हैं, कांग्रेस की तरफ से अध्यक्षता कौन कर रहे थे? अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद 1940 से लेकर 46 तक थे। और 46 में आपको कैबिनेट मिशन आया था, इसलिए क्या हो जाएंगे? अबुल कलाम आज़ाद हो जाएंगे। आगे बताएगा उस समय जो वायसराय कौन थे? बेवेल। 45-46 तक बेवेल नहीं रहा था। उसके बाद 47 में कौन आ गया था? माउंटबेटन आ गया था, ठीक है। इस सबको देखिए, याद रखिएगा ना, सेशन याद रखिए, बीच में कौन है आपको तुरंत याद हो जाएगा आपको। आगे बताइए कांग्रेस के किस नेता द्वारा कैबिनेट मिशन का समर्थन किया गया था? महात्मा गांधी जी इसको तुरंत समर्थन कर दिए थे कि हम इसको स्वीकार कर रहे हैं, ठीक है ना। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार करके मुस्लिम लीग द्वारा जो है सीधी रूप से कार्रवाई दिवस कब मनाया गया था? ये 16 अगस्त 1946 को। बताए थे कि मुस्लिम लीग में 3 गो दिवस याद रखना है आपको। पहला मुक्ति दिवस, दूसरा पाकिस्तान दिवस और तीसरा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। कल के क्लास में हमने ये बताया था कि मुक्ति दिवस कब मनाया गया था? 22 दिसंबर 1939 को। देखिए इसमें डेट याद रखना ही पड़ेगा आपको। 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया गया था, क्योंकि कांग्रेस का प्रस्ताव इसमें हट गया था। इसलिए जो कांग्रेस से हट गया था, इसलिए मुस्लिम लीग खुश हो गया था, कांग्रेस जो अब इसको छोड़ दिया है, इसलिए मुक्ति दिवस मनाया था 22 दिसंबर 1939 को। उसके बाद जो है पाकिस्तान दिवस मनाया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा 23 मार्च 1943 को। 23 मार्च 1943 को, ठीक है ना। तो 22 दिसंबर 1939 ये मुक्ति दिवस है। और पाकिस्तान दिवस की भी चर्चा कर रहे हैं। पाकिस्तान दिवस जो है आपको, पाकिस्तान दिवस जो है 23 मार्च 1943 को मनाया गया था। 1943 दिल है, ठीक है ना। और उसके बाद सीधी रूप से कार्रवाई दिवस यानी प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस जो है 16 अगस्त 1946। देखिए पाकिस्तान दिवस को भूल जाइए, लेकिन मुस्लिम लीग की तरह मुक्ति दिवस और प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, ये दोनों को जो है आपको नहीं भूलना है। 22 दिसंबर 1939 और इधर हो जाएगा आपको 16 अगस्त 1946, ठीक है ना। आगे बताइएगा कि प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस जो आया था उस समय जो जिसको कहते हैं सीधी रूप से कार्रवाई दिवस, इस समय जो है पूरे बंगाल में जो है आपको हिंदू मुस्लिम के बीच क्या हो गया था? झगड़ा हो गया था, यानी नोआखाली में झगड़ा हो गया था। उस समय महात्मा गांधी गए थे उसको शांत करवाने के लिए गए थे, ठीक ना। और इसी शांत करवाने में गए थे तो गांधी जी को जो है 1 मैन बाउंड्री फोर्स कहा गया था। कौन बोले थे? माउंटबेटन, यानी 1 मैन, ठीक है, 1 मैन बाउंड्री फोर्स का जो बोला गया था, इनको कहाँ बोला गया था? नोआखाली में। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जिस समय भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय गांधी जी कहाँ थे? नोआखाली में ही थे, ठीक है ना। उसी आंदोलन को ठंडा कर रहे थे, तब तक इधर भारत आज़ाद कर दिया गया था, ठीक है ना। ये कब हुआ था? नोआखाली में 1946 में यह आंदोलन जो है स्टार्ट हो गया था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा, और इसी में आपको जो है गांधी जी को बोला गया था 1 मैन बाउंड्री फोर्स बोला गया था। और माउंटबेटन प्लान को किस और प्लान के नाम से जानते हैं? कल ही बताएं, बाल्कन प्लान बताए थे ना। देखिए ये सब भूलिए नहीं सर, जिसको रिपीट करते रहिए। बाल्कन प्लान जो है ये माउंटबेटन प्लान का जो है ये दूसरा नाम हो जाएगा, बाल्कन प्लान हो जाएगा। आगे बताइए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि 1922 के कांग्रेस अधिवेशन में किसके द्वारा यह इच्छा प्रस्तुत किया गया कि भारतीय संविधान जो है भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगी? ये महात्मा गांधी के द्वारा यह इच्छा रखा गया था कि भारतीय संविधान जो बनेगी वो भारतीयों के इच्छा के अनुसार ही जो है यह बनने वाली है। लेकिन यह उस समय नहीं बन पाया था। और यह भारतीय संविधान का गठन कब किया गया था? 1946 के कैबिनेट मिशन जो आया था ना, ये कैबिनेट मिशन लाने का ही मुख्य योजना था इटली द्वारा कि भारत में संविधान की स्थापना करना, ठीक है ना। और इसी स्थापना करने के उद्देश्य से जो है आपको 2 सितंबर 1946 को जो है जवाहरलाल नेहरू को अस्थायी सरकार बनाने की घोषणा कर दिया गया कि अब जो है हम देश को छोड़ने वाले हैं, हम अंग्रेज जो है देश से बाहर निकलने वाले हैं, इसलिए आप भारत को कैसे चलाइएगा इसके लिए आप सरकार बनाना शुरू कर दीजिए। तो उस समय जो है जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो है 2 सितंबर 1946 को, डेट भी याद रखिएगा, 2 सितंबर 1946 को जो है अंतरिम सरकार का गठन किया गया। मतलब क्या? अब ये सरकार जाने वाली है, अब हम लोग अपना सरकार जो है खुद से बनाएंगे। इसमें आपको जो है ना, जैसे आप कोई भी क्लब या कोई संस्था चलाइएगा उसका डेमो देने के लिए, मतलब किसको कौन सा मंत्री बनाना है, कौन सा लोग जो है किस या लायक है, इस चीज़ को चेक करने के लिए 1946 में जो आपको अंतरिम सरकार का गठन किया गया, ठीक है ना। उसी अंतरिम सरकार में आपसे ये पूछ रहे हैं
कि उस समय रक्षा विभाग किसको दिया गया था? बलदेव सिंह को। बलदेव सिंह को जो है रक्षा विभाग दिया गया था। और शिक्षा विभाग किसको दिया गया था? ये राजगोपालचारी को दिया गया था। उसके बाद रेल विभाग किसके पास गया था? ये अरुणा आसफ अली को जो है रेल विभाग दिया गया था। और श्रम विभाग किसको दिया गया था? जगजीवन राम। और यही क्वेश्चन 1.0 में पूछा हुआ है। हाँ, इसी में से पूछा हुआ है कि जगजीवन राम को जो है कौन सा, मतलब श्रम विभाग जो है किसको दिया गया था। यानी क्वेश्चन इस प्रकार से था कि अंतरिम विभाग में जो है श्रम विभाग किसके पास था? तो ये जगजीवन राम के पास हो जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद वित्त विभाग था लियाकत अली खां। उस वित्त विभाग किसके पास था? लियाकत अली खां के पास है, ठीक है ना। अगला कुछ कृषि विभाग राजेंद्र प्रसाद के पास था, ठीक है ना। ये TRE 1 नहीं सर, वो 9th-10th की बात नहीं, हम ये आपको PRT पूछे जो DLED BEd में होता है ना, उसमें पूछा था सर। क्वेश्चन तो बहुत पूछता था, क्वेश्चन पूछने की क्या बात करते, सारा क्वेश्चन यहीं से उठा के ले जाता है ना। तो ये हो गया। आपको पता है 1946 में जो अंतिम सरकारी गठन हुई, उस समय जिसका परफॉर्मेंस अच्छा लगा जवाहरलाल नेहरू की नज़र में, उन सभी को ठीक ट्रांसफ़र कर दिया 1947 के लिए, ठीक है ना। मतलब 46 तक यही रहे थे। और 1946 में जो अंतिम सरकार बनी थी, उसमें जवाहरलाल नेहरू अपने पास रखे थे कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, विदेश मंत्री, विदेश मामले के मंत्री और राष्ट्रमंडल से संबंधित जो भी था, ये आपके जवाहरलाल नेहरू के पास हो जाएगा। और उसके बाद गृह सूचना मंत्री, यानी आपको गृह मंत्री किसको बनाया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ठीक है ना। ये सब इनको बना के रखा गया था। और ये कुछ इसमें से कुछ योजना जो है ठीक आगे जाकर ट्रांसफर कर दिया गया था 1947 में। इसमें से कुछ जिनका कार्यकाल अच्छा लगा था, उन सभी को आगे ट्रांसफर कर दिया गया था। आगे बताइएगा, संविधान सभा का पहला सत्र कब आयोजित हुआ था? ये 9 दिसंबर 1946 को। देखिए इसमें 3 डेट याद रखिएगा, 9, 11 और 13, ठीक है ना। 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई थी, दूसरी बैठक कब हुई थी? 11 दिसंबर को। और तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर को। 9, 11 और 13, ठीक है ना। ये आपको 9 को हुई थी पहली, दूसरी हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, और तीसरी हुई थी 13। 9, 11, 13 तीनों विषम अंक पे हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि 9 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा में अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ये किनको चुना गया था? सच्चिदानंद सिन्हा। और अस्थायी किसे बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए आपसे ये हम क्वेश्चन बता रहे हैं कि वो क्वेश्चन अगर ये पूछे, अगर अस्थाई और अस्थाई की चर्चा न करे, सिर्फ आपसे ये पूछे कि संविधान सभा का सिर्फ अध्यक्ष कौन थे, तो वो हो जाएंगे राजेंद्र प्रसाद। अगर अस्थाई की चर्चा न करे तो राजेंद्र प्रसाद आंसर ही लेना है। यही क्वेश्चन आयोग लेता है, यही आंसर लेता है, ठीक ना। सर बोलने तो दीजिए पहले, आप हमारी बात सुनते हैं ना, बीच में टोक देते हैं। हम जो बोलना चाह रहे हैं, अगर अस्थाई और अस्थाई दोनों दिल रहेगा ना, तो आपको अलग अलग चल जाना है। अगर सिर्फ आपसे ये पूछा है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो कौन हो जाएंगे? राजेंद्र प्रसाद। अगर अस्थाई का चर्चा कर देगा तो ही राजेंद्र प्रसाद होंगे, और अस्थाई की चर्चा कर देगा तो सच्चिदानंद सिन्हा। हम ये हमारे कहने का उद्देश्य ये था, ठीक, आप समझ गए ना। आप ऑप्शन के हिसाब से आप देख सकते हैं, आपको जो लगेगा इनमें से कोई भी नहीं रहता है, उसको भी आप मार के आगे बढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि किस वायसराय के द्वारा जो है अंतिम सरकार बनाने की अनुमति जवाहरलाल नेहरू को दिया गया था? लॉर्ड बेवेल के द्वारा घोषणा किया गया था। उसमें माउंटबेटन 1947 में आया था, और यह अंतरिम सरकार कब आई थी? 1946 में। आपको पता है ना, 45 और 46 किसका कार्यकाल है? बेवेल का कार्य है। और अंतिम सरकार बना था 1946 में ही, तो उसमें बेवेल ही नहीं रहेगा ना। माउंटबेटन 1947 में आया, ठीक ना। ये भी याद रखिएगा इसको। आगे बताइएगा कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है अंतिम सरकार का गठन कब किया गया था? तुरंत बताए ना, 2 सितंबर 1946 को किया गया, ठीक है ना। अब आते हैं भारत का विभाजन और उसको स्वतंत्रता कैसे मिली, महेश बनवाल के माध्यम से, ठीक है ना। तो बताइएगा कि 20 फरवरी 1947 को जो किस प्रधानमंत्री के द्वारा जो है जून 1948 से पहले भारत छोड़ने की घोषणा किया गया था? क्लेमेंट एटली के द्वारा। पता था ना कि 1946 से लेके आ जाएगा, कौन आ जाएगा? क्लेमेंट एटली। और वह किस पार्टी से संबंधित थे? ठीक से बैठिए, कौन पार्टी से संबंधित थे? वो लेबर पार्टी से संबंधित, ठीक है ना। आगे बताइए, क्लेमेंट एटली ने लॉर्ड बेवेल के स्थान पर किसको वायसराय बना के भेजा था? लॉर्ड माउंटबेटन को। देखिए उस वक्त देखा कि यहाँ आने के बाद बेवेल सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, इसलिए वो भारत की आज़ादी के लिए सिर्फ जो भेजा था को वायसराय बना के माउंटबेटन को। और क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि भारत को आज़ादी जो है किस प्लान के तहत दिया गया था? तो माउंटबेटन प्लान के तहत ही दिया गया था। मतलब माउंटबेटन को भारत आने का उद्देश्य यही था, सिर्फ और सिर्फ भारत को आज़ादी दिलाना। आज़ादी देना मतलब क्या? भारत को बांटना, पाकिस्तान और भारत के रूप में बांटना किसका उद्देश्य था? माउंटबेटन का ही प्लान था। और आपको हम लुसेंट जब बता रहे थे उसमें ये बताए थे कि सबसे पहले आया था कांग्रेस के पास, तो कांग्रेस में यह बोली थी कि यह जो है भारत के हित में नहीं है, लेकिन यह जो है भारत के लिए एक प्रकार का
मजबूरी है, इसके अलावा कांग्रेस के पास कोई और चारा नहीं है। और यह बात कौन बोले थे? अबुल कलाम आज़ाद, क्योंकि 1945 से लेकर 1946 तक कांग्रेस के अध्यक्ष जो है अबुल कलाम आज़ाद ही थे। उसके बाद यह माउंटबेटन प्लान जो था उसके बाद गया था मुस्लिम लीग के पास। तो मुस्लिम लीग के जो कार्रवाई गया था उसमें 400 सदस्य उपस्थित हुए थे और 400 में से जो है 10 को सदस्य बोले थे कि नहीं, भारत पाकिस्तान जो है उसको बंटवारा नहीं चाहिए, लेकिन 390 सदस्य बोले थे कि भारत को पाकिस्तान से अब जो है अलग करना चाहिए। तो उसमें बहुमत हो गया 390, इसलिए वह जो है दोनों का मत लेके यहाँ से जो फिर जो है माउंटबेटन जो चला गया कहाँ? इटली चला गया, ब्रिटेन चला गया, इटली के पास चला गया, इटली नहीं, इटली के पास चला गया, नहीं ब्रिटेन चला गया। और वहाँ बोला कि अब जो है भारत और पाकिस्तान का बंटवारा कर देना चाहिए, इसलिए दोनों को प्रस्ताव को ले गया और वहाँ से साइन करवा दिया। उसके बाद भारत और पाकिस्तान को जो है 15 अगस्त को जो है 14 अगस्त को भारत पाकिस्तान का और 15 अगस्त को भारत और पाकिस्तान दो जो है राष्ट्रों में बांट दिया गया। ठीक है ना। आपसे ये भी पूछा गया कि किस योजना के तहत जो है भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ? तो माउंटबेटन योजना के तहत ही हुआ था। ठीक है ना। इसी में जो है आपको विभाजन होने की दशा में 2 डोमिनियन स्टेटों की चर्चा की गई थी और उस 2 डोमिनियन स्टेट में कौन कौन सा स्टेट आ जाएगा? भारत और पाकिस्तान आ जाएगा। ठीक है ना। आगे बताइएगा कि भारत विभाजन के बाद जो है 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच रेखा जो खींचा गया था वो कौन सी रेखा थी? रेड क्लिफ। यह जो है आपको रेड क्लिफ रेखा खींचा गया था। ठीक है ना। वो सर रेड क्लिफ ही खींचे थे, इसलिए उसका नाम पड़ गया था रेड क्लिफ रेखा। आपसे ये भी पूछ सकता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? तो रेड क्लिफ। और भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा कब खींचा गया था? 1914 में इसको खींचा गया था। ठीक है ना। आगे बताइएगा, 1914 में हो जाएगा। आगे बताइएगा कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत में विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया था? तो दिल्ली अधिवेशन। बहुत अच्छा जवाब। ये दिल्ली में उसमें बैठक हुआ था कांग्रेस के बीच, इसी में अबुल कलाम आज़ाद भाग लिए थे। गांधी जी भाग लेने से मना कर दिए थे। वो उस समय कहाँ थे? नोआखाली में। तुरंत बताया ना, उस समय कहाँ थे? नोआखाली में थे। तो अध्यक्षता कौन कर रहे थे? अबुल कलाम आज़ाद। अगर गांधी जी रहते तो वो गांधी जी अध्यक्षता करते उस समय, अगर थे ही नहीं बेचारे आदमी। आगे बताइएगा कि भारत का विभाजन स्वीकार कर लेने के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? जेवी कृपलानी। यही पूछेगा कि जब भारत का विभाजन हो गया, आपसे यही पूछेगा कि भारत का कांग्रेस का अंतिम और भारत का स्वतंत्र भारत का प्रथम वायसराय कौन हो जाएंगे? तो कौन हो जाएगा? इस वक्त प्रथम अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो जेवी कृपलानी, क्योंकि उस समय भारत का विभाजन हो चुका था, उसके बाद ये अध्यक्ष बने थे। ठीक ना। यानी स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो कौन हो जाएंगे? जेवी कृपलानी। और उससे वायसराय पूछेगा, अंतिम वायसराय तो कौन हो जाएगा? अंग्रेज के रूप में लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएंगे। आगे बताइएगा कि वह कौन सा राष्ट्रवादी मुस्लिम नेता था जिसने विभाजन को कभी स्वीकार नहीं किया? खान अब्दुल गफ्फार खान। और इनका उपनाम क्या है? सीमांत गांधी। सीमांत गांधी के नाम से, जिस प्रकार जो है भारत में महात्मा गांधी थे, उसी प्रकार ये पाकिस्तान के सीमांत गांधी कहलाते हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान। और खान अब्दुल गफ्फार खान एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको विदेशी होते हुए भी जो है भारत का पहला मतलब रत्न दिया गया, भारत रत्न दिया गया। ठीक है ना। यानी इनको दिया गया था भारत रत्न दिया गया है, जो कि विदेशी है। ठीक है ना। यानी भारत रत्न वैसे भारत के व्यक्ति को ही मिलता है, लेकिन यह जो क्योंकि भारत का सर्वोच्च सम्मान है और यह जो है इनको उस समय के हिसाब से इनको दिया गया था, क्योंकि ये कहाँ के थे? पाकिस्तान के थे। और पहले विदेशी भारत रत्न पाने वाले कौन हो जाएंगे? तो ये खान अब्दुल गफ्फार खान ही हो जाएंगे। ये भी याद रखिएगा। आगे बताइएगा कि माउंटबेटन प्लान का जो है एक अन्य नाम क्या हो जाएगा? बालकन प्लान हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए उसके बाद हो जाता है ब्रिटिश संसद द्वारा जो 18 जुलाई 1947 को किस नाम से जो है माउंटबेटन योजना स्वीकृत किया गया था? तो ये आपको भारत का स्वतंत्रता अधिनियम 1947, क्योंकि बताए थे ना कि 18 जुलाई को ये राष्ट्रपति वहाँ जो क्लेमेंट एटली थे वो साइन कर दिए थे कि आप यहाँ जाइए और उसको जो भारत और पाकिस्तान के रूप में जो है बांट दीजिए। क्योंकि अभी भी कोई बिल पास होता है तो लोकसभा उसको पास करता है, फिर राज्यसभा में जाता है, राज्यसभा से पास होता है तो उस पर राष्ट्रपति साइन करता है ना। ठीक उसी प्रकार यह जो है माउंटबेटन जो था यहाँ मुस्लिम लीग और कांग्रेस से जो है अपना मंतव्य लेकर गया था और वहाँ उसको पेश किया और पेश करने के बाद 18 जुलाई को जो यह उस पर साइन कर दिए थे। कौन साइन कर दिए थे? क्लेमेंट एटली। और जिस दिन यह साइन हुआ था उसी दिन यह अधिनियम बन गया। पहले विधेयक रहता है, जब साइन हो जाता है वो भी बिल पास हो जाता है, तो वो अधिनियम बन गया था। उसका नाम पड़ गया था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, क्योंकि 47 में बना था और यह भारत को स्वतंत्र करने के लिए बना था, इसलिए इसका नाम पड़ गया था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। देखिए अगर आपको प्लान की बात करेगा तो माउंटबेटन प्लान या बालकन प्लान, और अधिनियम की बात करेगा तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। को दिक्कत ये तो याद ऐसे हो जाएगा, स्वतंत्रता अधिनियम हो जाएगा। आगे बताइए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जो भारतीय स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? जेवी कृपलानी बने थे। ठीक है ना। और अंतिम वायसराय कौन बनेंगे भारत के? लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएंगे। ठीक है ना। आपसे ये पूछ जाएगा कि ये आपको स्वतंत्र भी थे और परतंत्र में भी थे। ठीक है ना। क्योंकि ये 1947 में आए थे तो उस समय भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था। और आपसे भी पूछा है कि भारत स्वतंत्र भारत का प्रथम
और वैसे भारत का अंतिम तो कौन हो जाएंगे वायसराय में? लॉर्ड माउंट बेटन हो जाएंगे। देखिए ये 47 में आए थे, उसमें भारत स्वतंत्र नहीं था, ये स्वतंत्र करवाने ही आए थे, इसलिए आपको ये दोनों टाइम हो जाएंगे, भारत के स्वतंत्रता से पहले भी हो जाएंगे और स्वतंत्रता के बाद भी हो जाएंगे, ठीक है ना। ये स्वतंत्रता के बाद ये अंतिम रूप से हो जाएंगे, ठीक है ना। ये स्वतंत्रता के बाद प्रथम हो जाएंगे और आपको प्रतंत्रता के हिसाब से अंतिम हो जाएंगे, ठीक है ना। आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन, पर स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये कौन हो जाएंगे? लॉर्ड माउंट बेटन विदेशी के रूप में जाएंगे, ठीक है ना। आगे आपसे ये पूछा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन जाएंगे? तो ये सी राजगोपालाचारी के द्वारा हो जाएंगे, ठीक है ना। आगे बताइएगा कि कांग्रेस के किस प्रमुख नेता ने स्वतंत्रता दिवस में भाग नहीं लिया था? महात्मा गांधी जी भाग नहीं ली थी, और उसमें कहाँ थे वो? नोआखाली में थे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि प्रथम बार भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है किसके द्वारा किया गया था? तो ये गवर्नर जनरल कौन थे उस समय? लॉर्ड माउंट बेटन, उन्हीं के द्वारा किया गया था, मतलब वही जो है सबकी नियुक्ति करके गए थे। और इससे पहले जो अंतिम सरकार बनी थी वह नियुक्ति करवाने वाले कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, मतलब वह बोलते थे इसको नियुक्त, इसको इस पोस्ट पर कर दीजिए, इसको इस पोस्ट पर कर दीजिए, मतलब बताने वाले जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक ना। और करने वाले कौन जाएंगे? लॉर्ड माउंट बेटन, ठीक ना। मतलब एक साइन करने वाला होता है और करवाने वाला होता है, वही दोनों, समझ रहे ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने थे? मोहम्मद अली जिन्ना बने थे, ठीक है ना। और इसको भी नियुक्ति कौन किए थे? लॉर्ड माउंट बेटन के द्वारा किया गया था। आगे बताइएगा कि भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से कब लागू कर दिया गया था? 26 जनवरी 1950 को जो पूरी रूप से जो है लागू कर दिया गया था। आगे बताइएगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन बने थे? जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर जो है वो स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष बने थे। और अभी तक जो है लोकसभा कितना सेशन हो चुका है? 17 को हो चुका है और 18वां का चुनाव चल रहा है अभी, ठीक ना। और ये 18वां बनेंगे और 17वें जो अंतिम रूप से है, 17वें कौन अध्यक्ष है अभी? ओम बिरला जो 17वें के जो कौन है अभी अध्यक्ष हो जाएंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि किसकी मृत्यु के बाद जो है जवाहरलाल नेहरू बोले थे कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है? तो ये महात्मा गांधी की मृत्यु पर ये बोले थे कि हमारे जीवन से ये जो है प्रकाश चला गया है, ठीक है ना। अब जो है आप इसको खत्म ही कर देते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को। इसके बाद जो है कल से आपको ज्योग्राफी देखने को मिलेगा। तो बताइएगा ये सारा निचोड़ जो है अब, जो कि अब भारत को स्वतंत्रता मिल गया, अब एक प्रकार का विविध बचा हुआ है, लास्ट पेज है इसका सारा निचोड़ जिसमें दिया हुआ है, जो सब उसने पीछे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में पढ़े उस सारा चीज़ का इसमें वर्णन किया गया। तो बताइएगा कि किसे ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया को भाई दिया गया है? दादा भाई नौरोजी को। हम जब बताए थे उसमें बताए थे कि दादी पप्पा मम्मी सब बताए थे ना जी। पप्पा कौन थे? श्याम जी कृष्ण वर्मा। श्याम जी कृष्ण वर्मा जो है भारतीय क्रांतिकारी के पिता कहलाए थे। और माँ कौन कहलाई थी? मैडम भिखाजी कामा। और दादा कौन थे? दादा भाई नौरोजी। और दादी कौन हो जाएगी? अरुणा आसफ अली। और यही अरुणा आसफ अली को अंतरिम सरकार में रेल विभाग दिया गया था, ठीक ना। रेल विभाग इसी को दिया गया था, ठीक ना जी। झंडा फहराई थी आपको, ये भी झंडा फहराई थी 1942 के जी। भारतीय में फहराई थी। कन्फ्यूजन करना ही नहीं था जी। 1907 में जो हुआ था ना पहले, मैडम भिखाजी कामा की थी, जो कि देश से बाहर की थी, ठीक ना। जो कि उसको माँ कहा गया, उसको माँ कहा गया, ठीक ना। अरुणा आसफ अली को हाँ देश से बाहर वाले को माँ कहा गया है। और देश में फहराया उसको दादी कहा गया है, ठीक है ना। ऐसे भी याद रख सकते हैं। आगे बताइएगा कि महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव और गणपति उत्सव की शुरुआत कौन किए थे? बाल गंगाधर तिलक किए थे। हाँ 1893 में गणपति और 1895 में शिवाजी उत्सव किया गया था। इस कदर तैयारी हो गया बुट्टू भाई का हमारे। अब अगला बताइए, अगला क्वेश्चन है, भारतीय और शांति का जनक किसे माना जाता है? ये बीजी तिलक को बोले थे। और कौन बोले थे? वैलेंटाइन सिरोल। और यह किस पुस्तक में बोले थे? इंडियन अर्नेस्ट जो है इस पुस्तक में बोले थे, ठीक है ना। आगे बताइएगा कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय सदस्य कौन हो जाएंगे? ये दादा भाई नौरोजी। और किस पार्टी से थे ये? लिबरल पार्टी। देखिए दादा भाई नौरोजी लिबरल पार्टी से थे और क्लेमेंट एटली थे वो लेबर पार्टी से थे। ऑप्शन में आपको दोनों पार्टी रहेगा, लिबरल और लेबर दोनों रहेगा। लेबर से कौन जाएंगे? क्लेमेंट एटली। और दादा भाई नौरोजी लिबरल पार्टी से थे, ठीक है ना, क्योंकि लिबरल मतलब लिबरल, बूढ़ सूढ़ लिबरल रहता है ना, ऐसे याद रख सकते हैं। आगे बताइए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि सन्यासी विद्रोह किस वर्ष स्टार्ट हुआ था? 1770 में। 1770 में सन्यासी विद्रोह स्टार्ट हुआ था। आगे बताइए कि सर्वोदय शब्द का प्रयोग सबसे पहले कौन किए थे? महात्मा गांधी। और सर्वोदय योजना कौन स्टार्ट किए थे? जयप्रकाश नारायण। देखिए सर्वोदय अलग अलग है, सर्वोदय शब्द का पहले प्रयोग हो जाएगा महात्मा गांधी और सर्वोदय योजना लाने वाले जयप्रकाश नारायण हो जाएंगे, ठीक है ना। आगे बताइएगा कि दूसरे सविनय अवज्ञा आंदोलन कब स्टार्ट किया गया दूसरा बार?
1931। क्वेश्चन सुन लीजिए, दूसरे सविनय अवज्ञा आंदोलन की अवधि कब हो जाएगी? तो ये 1931 में स्टार्ट हुआ था, क्योंकि जिस समय आपको द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए थे गांधी जी, तो इसको सुन लीजिए, पहला 1930 में हुआ था प्रथम गोलमेज सम्मेलन, दूसरा हुआ 1931 में और तीसरा हो गया 1932 में। तो जब दूसरा गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लेने गए तो उस समय भारत में कौन सा आंदोलन चल रहा था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। और जिस समय गांधी जी यहाँ से गए थे, इस आंदोलन को रोक दिए थे, ठीक ना। और यहाँ से रोक देने के बाद वो गए थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए, वहाँ गए थे, ठीक ना। हाँ, उसके बाद वहाँ बात नहीं बना तो फिर यहाँ आए थे 1932 में, इसको स्टार्ट किए थे और 34 में इसको बंद कर दिए, ठीक ना। मतलब यहाँ से मतलब ये क्वेश्चन ये पूछने का मतलब था कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो था ये कब बंद कर दिया गया था? 1931 में बंद कर दिया गया था, 31 में बंद कर दिया गया था, ठीक ना, पहली बार। फिर उसको गए थे, वहाँ से वापस आए तो फिर 32 में फिर स्टार्ट किए और फिर वहाँ से स्टार्ट कर दिए तो इसको पूर्ण रूप से 1934 में इसको बंद कर दिए। यानी 30, 31, 32 बताए थे, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और तीसरे गोलमेज सम्मेलन। और डेट भी आपको याद कराए थे, 12, 7, 17, 12, 7, 17 नवंबर, ऊपर दोनों नवंबर, बीच वाला सितंबर, क्योंकि 7 के साथ सितंबर आता है। 7 सितंबर 1931 को दूसरा हुआ था और 12 नवंबर 1930 को पहला हुआ था, 7 सितंबर 1931 को दूसरा हुआ था और 17 नवंबर 1932 को तीसरा वाला हुआ था, ठीक है ना। आगे बताइए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? 1945। और डेट की बात करेगा तो 2 सितंबर। आपको बताए थे कि 1 सितंबर 1939 को स्टार्ट हुआ था और 2 सितंबर 1945 को बंद हो गया था। अगर आपको आवाज़ सुन लीजिए, अगर हमारी आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँच पाती तो आप हल्का आगे आगे बैठ सकते हैं, ठीक है ना। आगे आगे बैठ जाइए, ऐसे डिस्टर्ब मत किया कीजिए। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा जो बंगाल में हुए स्वदेशी आंदोलन का समर्थन कौन किए थे? तो ये अरविंद घोष किए थे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि स्वतंत्र भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने थे? मोरारजी देसाई। ये मोरारजी देसाई बने थे, ठीक है ना। आगे बताइए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि गुट निरपेक्ष नीति का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया, ठीक है ना। ये इसके स्टार्ट किए थे 1961 में किए थे, नेहरू, नासिर और टीटो मिलकर, तीनों व्यक्ति मिलकर किए थे। आगे बताइए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सरकारी इतिहासकार कौन हो जाएंगे? तो ये पट्टाभी सीतारमैया। और इसको हरा कौन दिए थे? सुभाष चंद्र बोस। कब हराए थे? 1939 के इसमें अध्यक्ष पद की जो चुनाव चल रहे थे उसमें इसको हरा दिए थे। और यही पट्टाभी सीतारमैया जो है कांग्रेस के सरकारी इतिहासकार बन गए थे, ठीक ना। आगे बताइए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि राष्ट्रवादी मुस्लिम में किसको सीमांत गांधी कहा गया है? खान अब्दुल गफ्फार खां को बना गया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि किस अधिनियम को जो है गुलामी का अधिकार पत्र जो है जवाहरलाल नेहरू बोले थे? ये 1935 का भारत शासन अधिनियम। और आपको ये भी बताए थे कि 1935 के तहत ही जो है प्रांत में चुनाव होना स्टार्ट हुआ था, ठीक ना। और इसमें जो है 35 में यह स्टार्ट हुआ था और 37 में इसको बंद हो गया था। और सबसे ज़्यादा सीट जो है कांग्रेस को 11 गो में से 8 गो, 11 गो में से 8 गो पर हुआ था और 5 गो में पूर्ण बहुमत से वो जीत गया था, ठीक ना। और ये कब तक शासन किया था? 28 माह तक ये जो टोटल शासन किया था। तो ये महेश वर्णवाल के माध्यम से जो कि एनसीईआरटी का सार संग्रह था, आज पूरा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को समाप्त कर दिया गया है। बाकी अगर ये वीडियो पूरा नहीं देखें आप शुरू से, तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, शुरू से जाके आप पूरा वीडियो देख सकते हैं। पहले लूसेंट के माध्यम से खत्म किया गया है और आज जो आपको महेश वर्णवाल में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो पूरा एक लाइन विथ डिटेल सॉल्यूशन करके इसका जो है कर दिया गया है। अब जो बाकी समय बचा हुआ है उसमें आपको फिजिक्स और बायोलॉजी जो दिया गया था उसको किया जाएगा और कल से आपको होमवर्क में कुछ अपडेट देखने को मिलेगा, जो कि आपको ज्योग्राफी स्टार्ट किया जाएगा। बाकी जो लोग को होमवर्क के माध्यम से तैयारी करने का मन है तो आप हमारे ग्रुप में जुड़ जाइए। पिन किया हुआ है कमेंट बॉक्स में, आप वहाँ व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप वहाँ से डायरेक्ट जुड़ जाइए और होमवर्क देखिएगा कल क्या दिया जाता है। तो पेज नंबर कितना था फिजिक्स में? 10 नंबर होगा। उष्मागतिकी पेज नंबर 10 बताइए। उष्मा और उष्मागति की बताइएगा कि हाइड्रोजन से भरे हुए गुब्बारे को पृथ्वी से छोड़ने पर गुब्बारों में क्या परिवर्तन होता है? उसके आयाम में जो है वो वृद्धि होती है, ठीक ना। आगे बताइएगा कि तेज हवा वाली रात्रि में ओस क्यों नहीं बनता है? वाष्पीकरण के कारण। वाष्पीकरण उस समय तेज हो जाता है, वो पानी सब क्या होता है? सूख जाता है, सब सूख जाता है, रास्ते में सूख जाता है। आगे बताइएगा कि कमरे में रखे हुए फ्रिज का दरवाजा अगर खोल देंगे तो कमरा का ताप क्या होगा? बढ़ जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन है कमरा का ताप क्या होगा? बढ़ जाएगा। आगे बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा जो कि जब बर्फ पिघलती है तो उसका आयतन क्या होता है?
आयतन घट जाता है, आयतन पिघल जाएगा तो आयतन जो है वो घट जाएगा और उसका आकार भी क्या होता है, अनिश्चित रहता है। द्रव का आकार और आयतन दोनों, आकार जो है अनिश्चित होता है और आयतन जो है वो निश्चित होता है। ठोस का आयकर और आयतन जो है दोनों निश्चित होता है और गैस का कुछ निश्चित नहीं होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थों को ताज़ा रखने के लिए कितना डिग्री सेल्सियस रखना चाहिए, 4 डिग्री सेल्सियस पर उसको जो है रखना चाहिए, ठीक है ना। और खून को जो रखता है लोग ब्लड बैंक में, वो भी जो है 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है खून को रखता है। और तरल खून जो है मतलब रक्त जो है इसका पीएच मान कितना हो जाएगा, 7.4 हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि उबलते हुए जल की तुलना में जो है भाप से अधिक हाथ क्यों जलता है, गुप्त ऊष्मा के कारण। कभी कभी देखते हुए रोटी बनाते हुए रोटी का उंगली घुजाता होगा तो क्या होता है, वो जल से जो है ज़्यादा है ज़्यादा गर्मी देता है उसमें, ठीक है ना। आपको तो एक्सपीरियंस नहीं होगा बाबू, लेकिन सीख जाइएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट जो है किस तापमान पर बराबर हो जाता है, -40 सेल्सियस नहीं बोलिए, -40 डिग्री, ठीक है ना। क्योंकि -40 डिग्री पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान दोनों बराबर हो जाता है, ठीक है ना। सेल्सियस देता है लेकिन उसमें फ़ारेनहाइट भी दे देगा, ठीक है। 40 डिग्री क्या चाहिए, -40 डिग्री वैसा बिंदु है ना जिसपे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों का मान बराबर हो जाएगा। सेल्सियस तो देना ही उसको, कि उसमें दोनों का मान जो है ना बराबर हो जाता है। डिग्री सेंटीग्रेड वैसे मैक्सिमम लेता है लेकिन -40 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि दोनों पर जो है फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों का मान जो है वो बराबर हो जाएगा। आपका कथन सही है, किताब में सेल्सियस ही दिए हुए हैं, ठीक ना। और इसे हम बताने के लिए आपको ये बोल रहे थे। अगला क्वेश्चन बताएगा शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है इसका लंबाई क्या होता है, बढ़ जाता है। जब शीशे की छड़ को भाप में रखेंगे तो क्या होगा, वो बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि जब सर्दियों में लोहे के टुकड़े और लकड़ी नहीं है, लड़की नहीं लकड़ी है, लकड़ी के टुकड़े को छूने पर लोहे का टुकड़ा अधिक ठंडा क्यों लगता है, क्योंकि यह लोहा उष्मा का अधिक जो है वो सुचालक होता है, ठीक है ना। आगे बताया क्वेश्चन हो जाएगा कि पदार्थ की उष्माधारिता जो है किस पे निर्भर करती है, ये पदार्थ की विशिष्ट उष्मा पर, उष्माधारिता जो है विशिष्ट उष्मा पर वह जो है वो निर्भर करती है। बताएगा जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो पहले आयतन पर क्या प्रभाव होता है, पहले बढ़ता है फिर क्या होता है, घट जाता है, ठीक है ना। आगे बताइएगा कि दाब बढ़ाने पर जल के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी जो क्या होता है क्वथनांक बढ़ जाता है। और क्वथनांक क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक को बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। और मेल्टिंग पॉइंट मतलब किसको, बॉइलिंग पॉइंट मतलब उबलने लगना और मेल्टिंग पॉइंट मतलब जम जाना। आगे बताइए अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि कमरे में लगा हुआ वातानुकूल मतलब एयर कंडीशनर जो है यह किसको नियंत्रित करता है, तो ये ठीक है आर्द्रता को नियंत्रित करता है, ठीक है ना। आर्द्रता को जैसे नियंत्रित करेगा तापमान ऑटोमेटिक घट जाता है, ठीक है ना। आगे बताइए अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि डेजर्ट कूलर, ये क्या बात है 11 नंबर, ना बायोलॉजी में क्या है, बायोलॉजी में होगा 59। अब जो है आपको बायोलॉजी है इसको स्टार्ट कर रहे हैं। बताइएगा कि अत्यधिक ऊंचाई पर जाने से मानव के शरीर में लाल रक्त कणिकाओं की संख्या पर क्या प्रभाव होता है, ये भी लाल रक्त आरबीसी क्या होता है वो बढ़ जाता है। आगे बताइए अगला क्वेश्चन है जो मानव शरीर की सबसे लंबी सिरा कौन हो जाएगी, ये हो जाएगी ग्रेट सेफनिस सिरा, जो कहाँ है, ये पैर में रहता है, ठीक ना। और सबसे बड़ी हड्डी भी कहाँ रहता है, वो फीमर हड्डी वाला हो जाएगा, फीमर हड्डी हो जाएगा। और सिरा जो है ना वो भी पैर में रहता है, उसको कहता है ग्रेट सेफनिस सिरा कहता है, सबसे छोटी हड्डी कान में पाया जाता है। आगे बताया अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि रक्त दाब के उपचार में किस पौधे का उपयोग किया जाता है, सर्पगंधा, सर्पगंधा का उपयोग, इसका उपयोग किया जाता है। बताएगा मानव शरीर की, हाँ सर्पगंधा, मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी हो जाएगी, महाधमनी, महाधमनी जो सबसे बड़ी धमनी हो जाएगी। आगे बताया किस अंग को मानव शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है, प्लीहा, यानी प्लीहा यानी जो भी आरबीसी बच जाता है वो कहाँ जमा हो जाता है, इसको आरबीसी का क्या कहता है, कब्रगाह भी कहा जाता है, ठीक है। बहुत अच्छा जवाब। आगे बताइएगा कि रक्तचाप जो है, रक्तचाप यह रक्त दापने वाला मापने का उपकरण जो है इसको क्या कहते हैं, स्फेग्नोमैनोमीटर, मैनोमीटर से वायु की गति मापी जाती है। और स्फेग्नोमैनोमीटर हो जाएगा तो वो क्या जाएगा, रक्तचाप मापने वाला हो जाता है यंत्र, ठीक ना। आगे बताइएगा क्वेश्चन है कि कोलेस्ट्रॉल की जो सामान्य सीमा होती, वही तो बोले उनको। आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि रिसेप्रिन नामक औषधि जो है किसके प्रयोग के लिए किया जाता है, रिसेप्रिन ये हाई ब्लड प्रेशर वाले व्यक्तियों को ब्लड प्रेशर लो करने के लिए दिया जाता है। उस औषधि का नाम हो जाएगा रिसेप्रिन। रिसेप्रिन औषधि जो है वो दिया जाता है जिसका हाई ब्लड प्रेशर होता है उसको लो करने के लिए जाता है। उससे सामान्य मनुष्य का जो है रक्तचाप कितना होता है, 120/80 हो जाएगा। आगे बताया क्वेश्चन हो जाएगा कि कौन सी कोशिका प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडी जो है उत्पादन इसका करती है, एंटीबॉडी का निर्माण कौन करती है,
लिम्फोसाइट, जो कि WBC में पाया जाता है। टी लिम्फोसाइट जो होते हैं उसी WBC में पाया जाता है, और लिम्फोसाइट जो है ये आपको प्रतिरक्षा यानी कोई एंटीबॉडी का निर्माण करती है, ठीक है ना। आगे बताइएगा कि रक्त प्लाज्मा जो है कैसे रंग का होता है, हल्का पीला रंग का होता है। रक्त प्लाज्मा जो हल्के पीले रंग का होता है। आगे बताइएगा कि संक्रामक रोगों से जो है रक्त में कौन रक्षा करता है, ये वो तो है ही है, उसमें नाम बताना उसके, ये ग्लोब्यूमिन, ये आपको ग्लोब्यूमिन जो है ये इसकी रक्षा करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा जो कि कणिका विहीन रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है, प्लाज्मा कहलाता है। उसमें कुछ नहीं पाया तो क्या हो जाएगा, प्लाज्मा हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बताइएगा कि अगला क्वेश्चन है कि सामान्य रूप से RBC की आयु कितनी होती है, 20 से 120 दिन जो है RBC का आयु होता है। 20 से 100, इसमें 100 दिए हुए, 20 से 120 दिन होता है। तो और एक और बता दीजिएगा कि हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, अरक्ता, उसी को, हाँ वही एनीमिया हुआ, उसी को हिंदी में अरक्ता कहा जाता है। और हाइपरटेंशन क्या होता है, जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हाई होता है उसको हाइपरटेंशन कहते हैं, और लो हो जाएगा तो यो हाइपोटेंशन। हाइपर मतलब अधिक और हाइपो मतलब कम हो जाएगा, ठीक ना। और हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है, अरक्ता, इसको क्या कहते हैं, एनीमिया कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो होमवर्क दिया था ये भी खत्म हो गया। तो बाकी ये क्लास आज यहीं पे स्टॉप किया जाता है, और बाकी वीडियो का सलाह जरूर कमेंट कीजिएगा। और कल से जो है ना आपको ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है पूरा खत्म हो गया है महेश बनवाल के माध्यम से। अब जो है आपको कल जो है 1857 की क्रांति जो कि छूट गया था बीच में, मोस्ट टॉपिक है, उस 1857 की क्रांति को जो है आपको, जो कि मुख्य रूप से हो, चाहे वो 3-4 बुक के संलग्न से जो है आपको वो बताया जाएगा। यानी कल का जो स्पेशल क्लास रहेगा आपको ये, वो इसमें होमवर्क में आपको देख लीजिएगा, जो कि एक पन्ना आगे आपको फिजिक्स में और बायोलॉजी में वो आगे बढ़ जाएगा। लेकिन आपको कल मुख्य रूप से 1857 की क्रांति को जो है वो NCERT, SCERT, लुसेंट और महेश बनवाल चारों बुक से जो आपको इसका सुपरा साफ कल किया जाएगा। तो कल तक के लिए आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, और वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिएगा। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा तो उसको सारे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा। और एक और जाते जाते ये बात करना चाहते हैं कि जो भी लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और वीडियो सिर्फ देख के छोड़ देते हैं, अगर आपको क्लास अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑल पे सेट कर लीजिएगा। जैसे ही हम लोग के द्वारा वीडियो डाला जाता है सबसे पहले जो वो आप तक पहुँच जाएगा। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, और कर चुके हैं तो किसी अन्य साथी से उसको ज़बरदस्ती नहीं तो प्रेम से ही करवा दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।